अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मेट्रो वन टीवी चैनल पे बजट के स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और आज हम बजट के स्पेशल ट्रांसमिशन पे इससे कबल भी हमने दोपहर के सेशन में सिंध का बजट पेश किया गया था, जो कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेश किया था। गो के 3 से 4 दिन कबल वफाक का बजट जो है वो पेश हुआ था। वो तमाम लोग जो है उन्होंने यकीनी तौर पर टीवी स्क्रीन पे देखा होगा और आज भी सिंध असेंबली में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी बजट पेश हुआ और जो भी हंगामा आई हुई, उसके बावजूद जो है सिंध का बजट मंजूर हो गया। मंजूर से मुराद ये कि पेश हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों की जानिब चलेंगे कि नए माली साल के लिए जो सिंध का बजट पेश किया गया है वो 12 खरब 18 अरब रुपए का है। इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो वसूलियाँ हैं उनके मुताबिक ये 145 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए हैं, इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि ये हमें वसूल हो जाएंगी। 835 अरब जो है इनको NSC के ज़रिए वफाक से मिलने की उम्मीद है और तरक्याती फंड की मदद में इन्होंने 283.5 अरब रुपए मुकर्रर किए हैं। ये वो चीज़ें हैं और कराची के लिए इन्होंने 248 अरब रुपए रखे थे, जिसमें कि मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं। इन स्कीमों में कुछ 2 डैम्स बनाने की बात की है वज़ीर आला सिंध ने कराची के लिए, ख़ासतौर पर ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, इसके अलावा M9 जो कि मोटरवे है, उससे हमारे पोर्ट के जो हेवी ट्रैफिक जाती है उसको M9 से कनेक्ट करने के लिए भी उन्होंने एक मंसूबे का इजहार किया है। ये तमाम चीज़ें थी, चीज़ा से नुक्ते थे। आज इसी पर हम बहस करेंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ वफाक के हवाले से भी जो बजट पेश किया गया उस पर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जो सबसे पहले मेहमान हैं आज मौजूद हैं मेरे साथ, वो हैं दानिश खान साहब। ये हैं चेयरमैन काटी, कोरंगी ट्रेड ऑफ एसोसिएशन एंड इंडस्ट्री। मेरे दूसरे मेहमान हैं, काफ़ी जाने पहचाने हैं, अतीकुर रहमान साहब और माहिर माशियात भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तज्ज़िया करते हैं मईशत के हवाले से। तो हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं दानिश साहब से पूछूंगा। दानिश साहब, चूँकि आप काटी के चेयरमैन भी हैं और मेरा आई थिंक सो के एक बड़ी सनद भी रखते हैं टैनरीज के हवाले से, आपका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो एक्सपोर्ट से भी होता है और इम्पोर्ट से भी होता है, तो कैसा था बजट वफाक का? थैंक यू वेरी मच बिलाल। एक तो मैं करेक्ट कर दूं, वो काटी का प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन नहीं होता है। सॉरी, प्रेसिडेंट। सेम थिंग। पहले चेयरमैन होता था, प्रेसिडेंट कर दिया। जब आप लोग बदल लेते तो हमें क्या पता चलेगा? नहीं, अब देखिए बहुत टफ बजट है। मतलब आज भी आप देखें, अगर इंटर बैंक में डॉलर जो 157 पे पहुंच गया है, बिल्कुल, वो एक आज किसी ने मुझे शेयर भेजा है, हर डॉलर की उड़ान पे, हर तूलो आफ्ताब से कि अवाम सरकार से पूछे कि बता हमारी ख़ता क्या है इसके अंदर। पता नहीं ये डॉलर जो है वो 160 पे जाता है, या अतीक भाई बताएंगे, बैंकिंग के एडवाइज़र भी हैं चैम्बर के अंदर, कि 180 पे लोग कह रहे हैं कि ये अगर रुपये और डॉलर का पैरिटी देख लें 180 पे। 171 रुपये का हमने सुना था कि IMF की जो अपनी ख्वाहिश थी कि 171, कोई 180 कह रहा है, कोई 100 सोशल मीडिया में। नहीं हो तो वंस पाकिस्तान बेसिकली देखिए ना, अब तो इम्पोर्ट कंट्री है हम तो एग्रो बेस्ड कंट्री तो हैं। इम्पोर्ट्स हमारी क्या होती हैं? ऑयल है, हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं हमारी, फिर आपकी पता है पाम ऑयल है हमारा, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारी जो इंपोर्ट, क्योंकि हमारी इंपोर्ट जो है वो ठीक है, लास्ट 2017-18 में 61 बिलियन थी और एक्सपोर्ट 24 थी और डेफिसिट 35 बिलियन डॉलर का था। वो तो चलें ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया, मंगाते हैं जो चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, फिर भी हम बाहर कंट्रोल किया है। खान साहब की हुकूमत में 10 महीनों में उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, जो वो उसका जो वो करंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो कम हो गया है। उसकी वजह ये, एक तो सरकार वो सऊदी अरब ने वो 3.2 बिलियन का डिफर्ट कर दिया है, प्लस आपकी इंपोर्ट्स भी मतलब लग्जरी आइटम और उसमें काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं, तो वो उसमें जो है वो 4 बिलियन का मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ा है। नहीं बजट इस हिसाब से कि आज भी हम सुबह जो है वो एक प्रोग्राम था मेरिट के अंदर, हफीज़ शेख साहब थे और बकर साहब थे और स्टेट बैंक के और शहबाज अजीज साहब भी थे, कि अभी तक कोई चीज़ मतलब एवरी डे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स ना। अब देखिए, ईद से पहले 147 से 148 पे आ गया था डॉलर, हमने कहा चलना ठीक है यार, 150 148 पे। आज आप ईद के फ़ौरन बाद 2 रुपये बढ़ा, आज 157 पे। तो आप सोचिए कि अगर इम्पोर्ट्स है ना मेरी, कि बहुत सारी चीज़ें जैसे केमिकल्स है ना, जैसे टैनिंग, आपने टैनिंग इंडस्ट्री की बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की है, वो जो केमिकल डाइज और केमिकल्स, फिनिशिंग केमिकल्स, वो सारे इंपोर्ट होते हैं, वो सारी इंपोर्ट होती है। वो यहाँ पे आपका रॉ स्किन भी जो है ना, आपकी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, आपकी एक्सेसरीज इंपोर्ट होती हैं। तो डॉलर को तो आप एक तरफ बहुत बढ़ा रहे हैं, तो और आप कह रहे हैं एक तरफ की जो है
कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ ना, तो मैं समझता हूँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो वैसे ही बढ़ जाएगी आपकी ना, क्योंकि आपने बिजली भी बढ़ानी है। अब आप जैसे डॉलर 157 का हो गया, तो आप तो ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं आप, तो आज 114 रुपये का मेरे ख्याल से ठीक भाई, और डीजल 126 रुपये का जो आपकी मेन जो आपको ट्रांसपोर्ट करती है ना वो, तो ये मैं समझता हूँ कि 15-20 दिनों में वो जो ऑगरा जो है फिर आपको दे देगा कि भाई 8 या 10 रुपये का। तो जैसे आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपको हर चीज़ पे इफेक्ट करता है वो, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री की जो बातें कर रहे हैं कि एक ग्रोथ रेट जो है वो 3.3 की रखी है उन्होंने। आपका जो खान साहब एक तरफ कहते हैं 31 ट्रिलियन का जो है आपका टोटल कर्जा है, जिसमें 105 बिलियन जो है आपका वो है। ये जो बजट में इन्होंने जो दिया है 6.7 का ट्रिलियन का दिया है, 60 खरब रुपए का है। हाँ वो ट्रिलियन ना, अच्छा ट्रिलियन ना, और आपका एक्सपेंसिव वो 300 बिलियन का वैसे डेफिसिट है, डेफिसिट बजट है, जिसमें 2,900 जो है उन्होंने डेप्ट सर्विसिंग में रखा है। तो हमारा सारा पैसा तो डेप्ट सर्विसिंग में जाता है। मतलब हेड्स ऑफ टू द हमारी जो आर्मी की है, जिन्होंने कहा कि भाई वी डोंट इंक्रीज नहीं करें। तो आप सोचें कि अगर आपकी डेप्ट सर्विसिंग 29 आपका ट्रिलियन 29 ट्रिलियन आपको उसमें चले जाएगा, और आपका बचता क्या, फिर आपके एनएफसी अवार्ड्स है ना। नहीं, सबसे बड़ी बात है दानिश साहब, आप ये देखें ना कि जो इन्होंने एफबीआर का हदफ रखा है 555 बिलियन, तो मेरा अपना जाती राय ये कि लास्ट जो था 41 था, 41 और 50 तक 14-15 का डिफरेंस है, 14-15 का वो है। तो ये 14-15 खरब जो पे जो है ये कहाँ से पूरे होंगे? टैक्स से पूरे होंगे ना। कैसे पूरे होंगे? मगर देखिए ना, ये तो ये प्रोजेक्शन दी है ना आपने लास्ट ईयर। आप अगर जीरो रेटेड भी हटा दें, आप अगर जीरो रेटेड 250 बिलियन आ रहा है उससे, 250 बिलियन आ रहा है ना, 250 बिलियन आ रहा है ना, 250 बिलियन उससे आ रहा है। आपने फिर जो इनकम जो तनख्वाहदार तबका है उसके जो स्लैब में मुद्दगी है उसमें तकरीबन मेरे ख्याल पे कि 80 अरब रुपये या 90 अरब रुपये उससे आ रहे हैं। और इसके बावजूद अगर तमाम चीज़ों को आप मिला लें, इसके बावजूद भी आपका 14 से 15 करोड़। भाई देखिए बात सुने, कुछ चीज़ होती है प्रोजेक्शन ना। इन्होंने लास्ट ईयर इसकी प्रोजेक्शन दी थी 4.1 ट्रिलियन की ना, फिर उन्होंने बाद में उसको रिवाइज कर दिया कि 3.9 ना। अभी भी आपका मेरे ख्याल 30 जून तो, जबकि आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दिए ना, उस पर थोड़ा सा आपको मिल गया। फिर आपका जो एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने आपको ना जो मोबाइल पे ना 72 अरब का आपको उसमें 8-9 महीने में आपको फर्क पड़ा था। तो चीज़ें मगर स्टिल जो है वो एमनेस्टी स्कीम दी है। खान साहब समझ रहे हैं कि वो शायद 30 जून तक वो लोग, अभी तक मेरे ख्याल से 14 दिन रह गए अभी तक शायद। लेकिन मेरा ख्याल है शब्बर जैदी ने तो खुद की कहती कि 4-5 हज़ार जो एप्लीकेशन आ चुकी हैं एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। हाँ, एप्लीकेशन आ गई है, लोगों की रिक्वेस्ट आ गई और मजीद रिक्वेस्ट आ रही है। मेरा अपना जाती राय है कि इससे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल गया, अतीक साहब तो मुझसे कह रहे थे कि 2.5 से 3 खरब रुपए आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैक्सिमम भी करें तो 5 खरब रुपए भी आ गए तो फिर भी आपका जो ये डिफरेंस है पूरा नहीं होता। अब आप देखें खरब रुपए, ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। ट्रिलियन। अच्छा, अब आप देखें लास्ट जो मिनिस्ट्री में तो उसमें कितना हुआ था? 100 बिलियन 130 जो लास्ट जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में मिफ्ताह साल में जो दिया था, उन्होंने जो एमनेस्टी स्कीम दी थी लास्ट वाली, उसमें 130 मेरे ख्याल से बिलियन हुआ था। तो मतलब ये कि उस पर इत्मीनान नहीं किया था इमरान खान की हुकूमत पे लोगों ने इनको ईमानदार समझते हुए। और दूसरी बात एक और भी थी कि चूंकि कुछ जो FATF का जो एक मसला चल रहा है आपका इंटरनेशनली तौर पे, उसका हवा दिखा के भी एमनेस्टी स्कीम के वो जो 2 नंबर पैसा रखते हैं उनको डराया गया है कि अभी भी वक्त है, अगर आप नहीं आए तो आपके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इवन कि जो टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर रहा उसके लिए भी 1 साल की सज़ा तजवीज़ की गई है। तो बात यह है कि कुछ लोग खौफजदा भी हैं, इसकी वजह से उसकी तादाद बढ़ रही है। भाई मसला एकदम शिक्र किया है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है ना वो 20% वाइट है और 80% ब्लैक है। 100%। ठीक है ना। अब उसको जो है, अब उसमें आप एकदम आप टर्न अराउंड कर दें, आप समझते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुअल एंड स्लोली पाकिस्तान से सबसे बड़ा जो है 20 या 22 करोड़ की आबादी में 14 या 15 लाख लोग टेस्ट देते हैं, जो मतलब 19 लाख उसमें जो 19 लाख है ना, तो उसमें बहुत सारे जो है वो रजिस्टर्ड हैं, एनटीएन है, मगर वो जीरो रेट पर टैक्स जमा करते हैं, टैक्स जमा नहीं करते, मतलब रिटर्न जमा नहीं करते। 14 या 15 लाख जो है जो लोग जिसमें सैलरी क्लास और मिला के टैक्स। अब आप बताइए, जब तक इसको टैक्स बेस्ड मैं तो कहता हूँ कि अभी भी कह रहे हैं कि 12% जो है वो GDP टू मतलब टैक्स टू GDP 12% है। 12%। हाँ, मैं तो समझता हूँ जब तक ये 16 या 17% टैक्स टू GDP, देखें जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा ये आपकी ना लोन खत्म होगा, हम हमेशा लोन लेते रहेंगे। आज पर अब देखिए 6 बिलियन के लिए जो 6 बिलियन जो है जो 30 या 35 महीनों में देंगे, ऐसा ही अतिक भाई मुझे करेक्ट करेंगे, ये जो IMF के पास गए हैं वो 6 बिलियन जो है। अच्छा, उसमें IMF का जाने का मसला ये है कि उनको शुरू में जाना चाहिए था, उन्होंने बहुत लेट कर दिया। और लेट की वजह से क्या हो गया, IMF ने बहुत टफ कंडीशन दे दी है ना। अब देखिए जितना भी हो रहा है, अब आप बताइए। लेकिन मेरे ख्याल असद उमर के दौर में ज़्यादा टफ कंडीशन थी, बकौल असद उमर के सबक वज़ीर ख़जाना। और अभी जब दोबारा गए तो इस पर थोड़ी सी नरमियत आई। वो वजह ये थी कि सऊदी अरब, चीन और UAE से जो आपको $9 अरब मिले
उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो आप मैं नहीं समझता हूँ कोई नरमी नहीं। देखिए बात सुने, आपका काइबोर आज जो है वो 13.5% है और 16-17% बैंक से मतलब पैसे ले जाता है। हाँ मतलब आप बताएं 17-18% पे मैं तो आजकल के दौर में कि मैं हाँ 19% who's going to मतलब मैं सपोज अगर ये पिछले साल में ये मैं ऐसी एसएमएस की बात करता हूँ। देखिए दुनिया में एसएमएस हाँ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करता हूँ, जो पूरी इंडस्ट्री जो 80% चलाती है दुनिया में ना, वो जो बड़े इंडस्ट्री तो बहुत कम होते हैं। अब आप बताइए कब जो है मैं समझता हूँ कि मैं बनाता था पिछले साल ये जब बैंक रेट था 5.5 या 6% तो 9%। आज मैं जाता हूँ बैंक से लेने के लिए, कहता हूँ मुझे ये प्रोडक्ट क्या कॉस्ट पड़ जाएगी ना इसमें, जबकि फ्यूल भी महंगा है, बिजली भी महंगी कर देंगे, 17,500 रुपये आपने मिनिमम सैलरी कर दी है, तो उसका इफेक्ट तो मैंने इस प्रोडक्ट पे डालना ना। तो मैं इस प्रोडक्ट को मैं जो है एक ये जो 8 रुपए की पड़ती थी आज मुझे 14 रुपए या 12 रुपए की पड़ेगी, हम गोइंग टू सेल इट, आई कैन नॉट सेल इट। बात ये काइबोर जो बढ़ा गया है, तो काइबोर बढ़ाने का मकसद ये होता है कि ये उन्होंने बैंकों ने आपको थोड़ी कर्जा देना है भाई, आपको वो तो गवर्नमेंट बोरो करेगी ना, गवर्नमेंट को सबसे सेफ है गवर्नमेंट, आपको देना ही नहीं चाहती। 1 जुलाई से इसलिए कि लिक्विडिटी जो है ना आपकी रनिंग लिक्विडिटी वो बहुत कम है। वो तो वैसे वो तो सेल टैक्स जीरो रेट खत्म करके वैसे ही हमारे पे लिक्विडिटी क्रंच आएगा। तो आपको तो देना ही नहीं ना। जी अतीक साहब, जो दानिश साहब ने बात कही और आपने सिंध का बजट भी थोड़ा बहुत देख लिया होगा, आप कैसे इसको देखेंगे कि हम चूंकि सिचुएटेड इन सिंध और कराची, तो कराची जो है एक माशी हब भी है, तो क्या वफाक के साथ साथ सिंध का बजट भी हम पर असरअंदाज होता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बड़ी अच्छी बातें आप दोनों कर रहे थे। मुझे थोड़ी सी इजाज़त है कि मैं फेडरल पे चंद बातें कर लूं, फिर मैं आपके पास प्रोविंशियल बजट पे आता हूँ। देखिए दानिश साहब, आप जो कह रहे थे ना कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जा रही है, तो उसका एक बहुत अच्छा सा जवाब है, और वो मैं जवाब ये देता हूँ कि आपकी इकनॉमी को उन्होंने स्ट्रक्चर्ड नहीं किया। हर चीज़, आप भी अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, बिलाल भाई भी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो कोई स्ट्रक्चर्ड करते, कोई टारगेट मेंटेन करते। यहाँ इकनॉमी को कोई टारगेट इन्होंने मेंटेन नहीं किया अभी तक। देखिए ये सारी बातें करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ही इज़ अ फेवरेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब बात बजट की हो रही है तो उसमें जो क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं उस पर तो बात करनी ज़रूरी है। बात सारी क्या हो रही है कि आज तक हमने देखा जब से इनकी हुकूमत आई कि हम लोग चांस की इकनॉमी पे बैठे हुए हैं, हर बात चांस पे, मफरूजे पे चल रही है। जब चांस पे आप रहेंगे दैट मीन्स यू आर इनटू अ स्टेट ऑफ अ गैम्बलिंग, आप जुआ खेल रहे हैं। जब आप जुआ खेल रहे हैं तो आप इसका मतलब ये कि कैसीनो इकोनॉमी में बैठे, कैसीनो इकोनॉमी में रहना और एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आना, बगैर रोड मैप के चलना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। विदाउट विजन के कैसे कर सकते हैं? ये विजन तो होगा ना कोई ना कोई। देखिए कोई विजन नहीं था अब तक। मदीने की रियासत तो विजन है ना जी। तो मदीने की रियासत विजन है, तो मदीने की रियासत के हिसाब से ही आपका बजट भी आएगा ना। आप अभी बात कर रहे थे, दानिश भाई भी बात कर रहे थे कि आप लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर के कि फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये कैसे करेंगे अपने बजट को जो उन्होंने हदफ दिए, जैसे 550 का डिस्कस हो रहा था उस वक्त, कि वो कैसे पूरा होगा, जबकि $447 बिलियन का ऑलरेडी शॉर्टफॉल आ रहा है और ये 35% ज़्यादा है। कि इन्होंने ये प्लान किया है कि इसमें से साहब मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, मुझसे यहाँ पर ब्रेक के लिखा जा रहा है, ब्रेक के आते हैं फिर बात पे हम यहीं से इसको आपकी बात को हम दोनों कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बजट ट्रांसमिशन में मौजूद हैं हम यहाँ पे एक थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। मैं आपको क्लियर करूँ, वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में हम यहाँ मौजूद हैं और साथ रहने का शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे हमरा जो इस वक्त मेहमान हैं दानिश खान, जो कि काटी के प्रेसिडेंट हैं, अब सही कहा ना मैंने, और मेरे दूसरे मेहमान अतीक रहमान साहब जो कि मुआशी तज़्ज़िकार हैं। वक्फे में जाने से पहले अतीक साहब कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा था कि आप लोगों को जरा फिक्र हो रही थी और आप डिस्कस भी कर रहे थे कि ये टारगेट्स को किस तरह मीट करेंगे। तो 30% तो ये डायरेक्ट इनकम टैक्स से मीट करने की कोशिश करते हो, 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आपने पहले भी कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है, मेरे ख्याल आई थिंक सो ज़्यादा पूरी कौम दे रही है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था कि उसमें ठेले वाला भी दे रहा है, उसमें मोची भी दे रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसको दोबारा डिस्कस करना जरूरी है वो ये कि सैलरीड क्लास पे जो बहुत बड़ा बर्डन आया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए सैलरीड क्लास एक तो आपको टैक्स दे रही है डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी ऑलरेडी मौजूद है, जिस तरह पूरी कौम इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। तो अगर इस तरह से सैलरीड क्लास को बर्डन किया जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो मिडिल क्लास के क्रश का जरिया बन रहा है। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं कि हमारे मुल्क में सिर्फ 2 क्लासेस अवेलेबल है, एक टॉप क्लास रिच पीपल जो कहते हैं कि वी डैम केयर, बजट कुछ भी आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, और एक वो क्लास है जो सबसे लोअर क्लास है जिसको पुअर क्लास कहते हैं, उनके पास कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं इकोनॉमी में सर्वाइवल का। तो रह गए मिडिल क्लास जिनको उनके पास सिर्फ एक ही चांस रह गया कि वो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाएंगी,
चोरी डकैतियां बढ़ जाएंगी, यही होगा। जब उनके पास कोई चांस नहीं तो रह गई, एक मिडिल क्लास होती थी, मिडिल क्लास में सबसे मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी क्लास का, और सैलरी क्लास को आपने इस तरह स्लैश किया और इतना बर्डन किया कि वो भी बिल्कुल अब पॉवर्टी लेवल। चलो हम आगे बढ़े ना, ये आगे बढ़ी तो सबको पता चल गया कि सैलरी तो हमेशा 70 साल से पिस रहा है और इस दफा भी पिस रहा है। जहां तक बजट्स का ताल्लुक है, तो जहां तक फेडरल का बजट है वहां पे प्रोविंशियल का बजट भी अपने इस वक्त डेफिसिट में ही आ रहा है, और प्रोविंशियल के बजट को बहुत ज्यादा रिलायंस है अपनी रेवेन्यूज पे जो कि एसआरबी के थ्रू उन्होंने कलेक्ट करनी है, और प्रोविंशियल को रिलायंस है जो फेडरल से उनको शेयर आना है। देखिए इस वक्त प्रोविंशियल का जब बजट पे हम थोड़ी सी नजर आते हैं, भी मुकम्मल तज़िये नहीं है उसके, तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स को बढ़ा दिया। जहां प्रोफेशनल टैक्स को बढ़ा दिया वहाँ एसआरबी के भी कुछ टैक्सेस हैं जो उन्होंने बढ़ा दिए। और सीधी सी बात है, हज और उम्रा और मुदारबा मुशारका के थ्रू जो बैंक के थ्रू जो डीलिंग होती थी उस पर भी टैक्सेशन बढ़ा दिए, और उबर और करीम से भी उन्होंने टैक्सेस लगा दिए। तो ये लोकल टैक्सेस हम देख रहे हैं मजीद बढ़ा। इसका देखिए करीम और उबर कौन यूज़ करता है? वही यूज़ करता है जो मिडिल क्लास है। एक तरफ वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे फंसा हुआ है, दूसरी तरफ वो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, दूसरी तरफ वो जो अपनी इज्जतदार किस्म की सवारी इस्तेमाल कर रहा है उसको भी अब ज्यादा पे करेगा। उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग लिविंग बढ़ता जा रहा है, और ईज ऑफ लिविंग जो है ना वो क्रश होता जा रहा है। दिस इज वेरी बैड। इसको देखना चाहिए कि किसी तरह एक पुअर आदमी को, एक मिडिल क्लास को रिलीफ मिलनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ पुअर्स हैव नो चांस एंड मिडिल क्लास हैज बीन थ्रेश्ड डाउन टू अ बिलो पॉवर्टी लेवल। ये बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल है जो क्रिएट हो रहा है। बजट्स वो आने चाहिए जिसमें मुल्क का जो मेन बंदा है, जो कॉमन आदमी है, उसको जरूर रिलीफ मिलनी चाहिए। आप मुझे बताएं फेडरल बजट में आपने कौन सी रिलीफ की बात की? आप मुझे बताएं। लेकिन इन्होंने 15% इन्होंने इजाफा किया, मेरा ख्याल है कि आपके तनख्वाह में बल्कि 10%, 10%। नहीं, एक से 16 फेडरल में 10%। प्लीज लेट मी चेक। इसमें ये इजाफा एम्प्लॉयर्स की जेब पे बर्डन है। जब आप हाईएस्ट में किया 15%। सर जब आप हाईएस्ट पावर टैरिफ देकर काम करेंगे और जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी महंगी होगी तो आप फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के काम करेंगे। वो कहेगा भाई लेट्स लॉक अप एंड गो होम। ये तो काम नहीं हो रहा, काम होने नहीं जा रहा। घर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अतीक साहब उसने जिस घर में रहना है, चाहे वो उसकी जरूरियात पूरी हो ना हो, फिर भी उसी घर में जाएगा, ना हो फिर भी उसी घर में जाएगा। बेशक उसे उसी घर में रहना है, लेकिन चीजें एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी डिफिकल्ट हो गई हैं। ये सारी चीजों का सदेबाब होना चाहिए था, और वो सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम एक रोड मैप बना के चलेंगे। और जब तक रोड मैप नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी नहीं होगी, इसको इकोनॉमिस्ट नहीं बैठ करके थिंक करें। देखिए आईएमएफ के डिक्टेशन पे आपने एक बजट बना। नहीं, मेरे कहने का मतलब आईएमएफ ने डिक्टेशन दी तो क्या इकोनॉमिस्ट नहीं थे इसके बजट को प्रिपेयर? आपको कहां नजर आता है बजट में? आप मुझे बताइए। सर बात ये नहीं है, बात ये है कि तो हाकिम का बजट है ना, हाकिम के बजट पे भले कितने भी स्किल वाले लोग बैठे ऑफ कॉस्ट का आपको इफेक्ट नजर आता है। मैं थोड़ा सा हर चीज महंगी। मैं तो भाई एक तो देखिए, आज हम सुबह जब गए थे ना वहाँ पे मेरिट के अंदर जब हफीज शेख साहब आए थे, तो उसमें थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं। उन्होंने कहा कि जो 12 लाख जिसकी सैलरी है साल की ना, जो 12 लाख रुपए इनकम करता है, उसमें 2,500 रुपये टैक्स है। इसका मतलब 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है और साल में अगर 12 लाख इनकम है तो उसमें 2,500 टैक्स है। तो मैंने कहा दैट इज वेरी नॉमिनल। मतलब भाई मैं ख्याल से ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मैंने स्टडी करी है, मेरे ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कोई गलती हो गई। ये सही कह रहे हैं। 50,000 तक कोई सेट नहीं है, 6 लाख तक। 6 लाख तक नहीं है, 6 लाख से ऊपर भी जो है मेरे ख्याल में उन्होंने जो हायर, जैसे ना जिसकी 5 लाख 60 लाख रुपए सैलरी है या जिसकी 50 लाख साल की सैलरी है, वो तो देखे ना, वो तो क्या करेगा सर? जिसकी 2 लाख सैलरी है, जिसकी 3 लाख सैलरी है, हार्डली मीट्स द एंड वाली बात है ना। जिसकी जितनी सैलरी है उसको उतने एक्सपेंसिव ये है कि देखिए विदाउट पेइंग टैक्सेस तो ये मुल्क चल नहीं सकता। देखिए फिर तो हम वही करते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग टू सेल एनीमोर। दानिश भाई डिनाई नहीं कर रहे हैं कि टैक्सेस अच्छा, मेरे ख्याल में लेकिन एक ही कम्युनिटी पे बर्डन डालना है, कोई हिसाब वाली बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 70-71 वर्ष से यही हो रहा है। और इस दफा मेरे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, जो कि रहनुमा MQM है, और हम इनसे बात करेंगे कि आज जो भी सिंध असेंबली का बजट पास हुआ उसमें उनके अपने तासुरात क्या हैं और वहाँ क्या सूरत हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी मुझे आ रही। सर मैं बिलाल हसन बात कर रहा हूँ, और प्रोग्राम हम बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में कर रहे हैं, और मेरे हमरा जो है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर दानिश खान और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माशी तजियागार हैं, ये अतीकुर रहमान साहब मौजूद है मेरे हमरा। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था ख्वाजा साहब कि आज जो सिंध का बजट पेश हुआ 12 खरब 18 अरब रुपए का, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो तमाम चीज़ें जो बताई गई, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? पहली चीज तो बहुत शुक्रिया आपके तमाम मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस बजट को आज सुबह अपनी पार्टी की जानिब से मुस्तरद किया है और ये बताया है कि इस बजट में फिर
ऐसे गैर मुनासिब गैर जरूरी टैक्सेस दोबारा लगा दिए गए हैं और फिक्स रेट लगा दिए गए हैं, जो मैं समझता हूं जिससे बिजनेसमैनों की हौसला अफजाई नहीं हुई। मिसाल के तौर पर 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के ऊपर 1.5% इजाफा किया गया है और उससे ऊपर जितने भी फ्लैट हैं तो उस पर यह ड्यूटी लगाई। मिसाल के तौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो पेड अप कैपिटल है स्लैब वाइज उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड के डोमेन में नहीं आते, क्योंकि वो सारी कंपनीज प्रोफेशनल टैक्स भी देती हैं, एफबीआर में भी हैं, इनकम टैक्स भी देती हैं, जीएसटी भी देती हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज आप देखें, इस बार भी जो रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द प्रोविंसेस है वो 230 अरब रुपए से 288 अरब रुपए हो गया है। यानी आपको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए 40 से 45 अरब रुपए आप और जो सूबे से, यानी कि खास तौर पे शहरी सिंध कराची से मांग रहे हैं। यानी बिजनेसमैन को भी अफेक्ट किया। हद तो हद ये कि ये जो पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन हैं, क्योंकि ये सिंध में है और किसी की जाती जागीर है तो उसमें भी एक फिक्स रेट आपने लगा दिया, तो और किसी जगह कोई कटौती नहीं की। इवन ऑनलाइन सर्विसेज को भी इन्होंने टैक्स नेट में लिया है। मैं ये कहता हूँ कि टैक्स नेट पूरी दुनिया में होता है, 40% ममालिक में टैक्स होते हैं, लेकिन टैक्सेस के बदले में जो सहूलियात दी जाती हैं, जो आम सारिफ को फैसिलिटी दी जाती है, वन विंडो ऑपरेशन दिया जाता है, बिजनेस कम्युनिटी को एक बिजनेस प्रोटेक्शन दी जाती है, यहाँ तो 11 साल में 2000 रुपए खर्च करके जीने और मरने की किसी एक यूसी में कोई सहूलत आप नहीं दे सकते। कारोबारी तबके के लिए कोई हौसला अफजाई नहीं है, सारी अपनी निजी कंपनियां, अपने निजी बैंक और अपनी निजी जायदादें। तो मैं ये समझता हूँ ये बजट में ये ज्यादती है कारोबारी तबके के साथ, ये ज्यादती आम सारिफ के साथ भी है। और फेडरल गवर्नमेंट को ये बार बार बोलने वाले, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी ने अपना वतीरा बरकरार रखा और 1218 अरब रुपए मजीद। हाँ, मैं ये कह रहा था ख्वाजा साहब के सिंध हुकूमत का एक शिकवा है कि एनएससी के मद में जो वफाक से इनको रकम मिलती है वो रकम इन्हें पूरी तरह नहीं मिली, जो कि 117 अरब के करीब इनको शॉर्टफॉल है। तो यकीनी तौर पे जब ये सूरत हाल है और वफाक में और सिंध में एक रस्सा कशी की जो सूरत हाल मौजूद है, तो इसमें सूबा जो है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए यकीनी तौर पर जो है इधर उधर हाथ पाँव तो मारेगा। आप क्या कहते हैं? यार, आप सिंध हुकूमत के ना किसी भी अच्छे मेंबर सूबाई असेंबली जो इस मौक़िफ़ की मुकम्मल वकालत करते हों, उन्हें हम मेट्रो में मेरे साथ 1 to 1 बिठा दें। इस सूबे का बजट 2008 में 240 अरब रुपए था, जब विफाक से आपको 80 अरब रुपए मिलते थे। अब इस सूबे का बजट 1218 अरब रुपए है और विफाक से आपको 823 अरब रुपए मिलते हैं। 2008 में आप रेवेन्यू जनरल से जीएसटी ऑन सर्विसेज पे आप 0 लेते थे, अब जीएसटी ऑन सर्विसेज से आप 150 अरब रुपए लेते हैं। ये जो आपसे कह रहे हैं कि विभाग से 150 अरब रुपए कम मिल रहे हैं, इनसे कहें सिंध हुकूमत का बजट एट ए ग्लैंस उठाएं और उसमें मॉडिफाइड बजट का कॉलम नंबर 2 पढ़ें, सिर्फ 36 अरब रुपए कम आए। और ये जो लोग हैं जो एनएफसी के ऊपर विफाक से पैसे मांगने की ढकोसलेबाजियां करते हैं, कोई इनसे पूछे कि 36 अरब रुपए कम इस बार आए और इस बार भी विफाक आपको 200 अरब रुपए ज्यादा देगा, यानी 26% सूबों को एनएफसी में ज्यादा मिलेगा। तो ये बताएं कि पीएफसी की बात करते हुए इनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए इनको क्या तकलीफ होती है? ये पैसा इनकी जागीर है, इन्होंने अब तक सूबे में क्यों नहीं दिया? जुल्म और ज्यादती है कि पिछली बार कराची समेत इजला के लिए डेवलपमेंट के लिए 30 अरब रुपए थे, आपको पता है इस बार 20 अरब रुपए हैं, यानी कराची से मजीद 40 अरब रुपए ले रहे हैं और 10 अरब रुपए तरक्याती फंड में पूरे सूबे के शहरी एडीपी की 10 अरब रुपए कम कर दिए। ये कौन कहता है पीपल्स पार्टी वाला? आप इससे कहें कि ये मेरे साथ 1-on-1 टेलीविजन पे बैठे बजट के ऊपर, चीफ मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे, मैं उनके साथ साबित करता हूँ कि उनके साथ ज्यादती होती है, अवाम के साथ ज्यादती है। ख्वाजा साहब बात सब कही है, कराची के लिए इन्होंने 2 डैम बनाने की बात की है और मेरे ख्याल है कि कुछ सड़कें वगैरह कुछ ओवरफ्लाई बनाने की बात की है, तो ये क्या कराची के लिए बेहतर है? ये आप समझते हैं कि एप्लीकेबल है? ये सिर्फ आई वॉश है, ये भी सिर्फ धोखा है
पैसा रखा जाता है। कराची के लिए 50 अरब रुपए रखे गए थे 2010-11 में। जी बिल्कुल सही है। आज तक सिर्फ 7-8 अरब रुपए खर्च हुए। ये मंसूबे तो सारे बना लेते हैं। ये तो 10,000 बसें ला रहे थे ना 2010 में। मतलब ये डैम वैम बनाने की जो बातें हैं ये सिर्फ जो है लोगों को धोखा देने वाली बात है। कब होगा काम मुझे बता देना। 2 पुल बने, 2 सड़कें बनी है। 11 साल में कराची में 2 सड़कें बनी है, 2 पुल बने, यूनिवर्सिटी रोड की सड़क बनी है और एक जो ना सपूरा की सड़क बनी है, सदर की सड़क बनी है। 88 करोड़ रुपए का बजट था, 1 अरब 40 करोड़ में बनी है। अच्छा, तो ये सब ड्रामेबाजी है, ये गोरख धंधा है, ये आपको और आवाम को मिसगाइड करने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चले जी, आप ये कहते हैं कि सिंध के लिए इन्होंने 20 अरब रुपए कम कर दिए, वफाक की जानिब से भी तो सिंध के लिए जो वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए ना भाई। वफाक ने 45 अरब रुपए रखा है, तो पिछले 40 साल में मुझे बता दें कौन सी वफाकी हुकूमत ने 45 अरब रुपए रखा है? लेकिन 162 अरब रुपए कह के गए थे प्राइम मिनिस्टर। सॉरी, 162 अरब रुपए कह के गए थे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने बेशक 162 अरब रुपए कहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 45 अरब रुपए इनके रखवाए हैं मोहम्मद शमूल हैदराबाद यूनिवर्सिटी और दीगर तामीराती काम, ये पिछले 40 साल में किसी भी पाकि हुकूमत ने नहीं रखे ना। और फिर दूसरी बात ये आपको तो पता है ना कि NFC के बाद सूबे ज्यादा बाइख्तियार हो गए, तो जो हिंद हुकूमत मुझसे 250 अरब रुपए लेती है जी जी, वो तो मुझे 40 अरब रुपए भी नहीं दे रही जी। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो वफाकी हुकूमत ने जो 162 अरब की प्राइम मिनिस्टर ने की, उस पर आपने कुछ एहतजाज किया? उस पर कोई बात हुई कि जब एक वादा हुआ था तो उसके बाद रकम जो है फिर भी बहरहाल 40 अरब रुपए रखे या 45 रखे, ये कम तो हुए ना 162 अरब रुपए के मुकाबले में? देखें, अभी 162 की आप रोगर्दानी कर रहे हैं ना। जी जी, हम तो ये कह रहे हैं कि 40 साल में किसी हुकूमत ने 45 अरब रुपए ले रखे, तो हमने अगर वो 45 भी ले लिए हैं तो आइंदा भी लेंगे ना। ये तो 1 साल का बजट है ना। जी जी, बजट में तो और भी आना है। बिल्कुल इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट के साथ हमारे बातें तय हुई हैं उसमें कामयाबी हुई है और हम आगे ही बढ़ रहे हैं। चले जी ख्वाजा साहब, मतलब ये कि आपकी जानिब से इस बजट को बिस्तर तौर पर मुस्तरद किया जाता है? जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा इशरात साहब। ये थे रुकन सूबाई असेंबली, और जैसा कि ये इन्होंने कहा कि चूँकि ये वफाक के इत्तेहादी भी हैं और इनका मौक़िफ़ ये है कि सिंध के साथ ज़्यादती की जा रही है, और सूबाई हुकूमत ने जो सिंध का बजट दिया है उसमें ख़ास तौर पे शहरी इलाके में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर है कराची, उसको यकसर तौर पे जो है नज़रअंदाज किया गया है। हम एक वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो मेरे साथ जो बैठे हुए मेहमान हैं उनसे भी हम थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बजट ट्रांसमिशन के स्पेशल प्रोग्राम में मौजूद हूं मैं, और हम यहां पर सिंध के बजट और वफाक के बजट को थोड़ा सा एक देख रहे हैं कि किस किस्म का बजट है। और मेरे हमरा जो हैं दानिश खान साहब जो कि काटी के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरी तरफ अतीकुर रहमान साहब जो कि मौशी तज़ियार हैं मौजूद हैं। वफ़े में जाने से पहले हम रहनुमा मुत्तदा कौमी मूवमेंट ख्वाजा इज़हार हुसैन से भी गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी गुफ्तगू की यकीन आपने भी सुनी होगी, आपने भी सुनी, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं देखें, मैं तो ख्वाजा साहब को मैं थोड़ा सा, ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अगर आप देख रहे हैं टीवी, तो उन्होंने कहा कि वो 45 बिलियन ठीक है, कराची आज अगर 155 का डॉलर हो गया तो उसके हिसाब से 45 बिलियन बहुत कम है। मगर मैं उनको करेक्ट कर दूं कि मुशर्रफ के दौर में कराची पैकेज को 31 या 32 बिलियन रुपीस मिले थे कराची में, जिस दौरान में मुस्तफ़ा कमाल और नेमत साहब थे। तो वो भूलना नहीं चाहिए, उस वक्त डॉलर 64 रुपये का था। तो अगर उस वक्त में देखें तो वो बहुत बड़ी रकम थी वो। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कराची जो है देखिए एक माशी, इट इज़ अ फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। कराची को कब कहते हैं, हार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं आपके यहाँ पे। हाँ, कराची का जो रेवेन्यू एक वक्त में आज से 15-20 साल पहले कराची 72% रेवेन्यू यहाँ से जाता था। अच्छा, क्योंकि वो हालात ख़राब हो गए, ब्रेन ड्रेन हो गया, आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, इंडस्ट्री कुछ पंजाब साइड में चली गई, कुछ बाहर चली गई, मगर अभी भी 58 to 60% कराची से रेवेन्यू जाता है। कराची की देखें, पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है 24 से 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, जिसमें कराची का फिगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा कि सियालकोट जो कहते हैं ना, वो एयरपोर्ट भी बनाया उन्होंने सियालकोट में। मैं हर फोरम पे ये बात कहता हूं मैं कि सियालकोट का जो शेयर एक्सपोर्ट के अंदर वो 6% है। हाँ, वो 24 बिलियन में वो 6% है। टेक्सटाइल कहते हैं कि फैसलाबाद है टेक्सटाइल सिटी ना, उसका शेयर एक्सपोर्ट के अंदर 18% है।
फिर लाहौर को सब कहते हैं कि लाहौर है, माशाल्लाह लाहौर को कहते हैं पेरिस बना दिया है। लाहौर का परसेंट जो है वो लाहौर का शेयर है 22%, कराची का शेयर आज भी 54% है एक्सपोर्ट की मद में। तो जो शहर जो एक्सपोर्ट की मद में 54% शेयर है इसका, जिसका रेवेन्यू 60% जाके वो, हाँ उसको सब कहते हैं कि फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, उसको देखें, उसको ओन नहीं करता। मैं तभी भी समझता हूँ कोई ओन नहीं करता इसको ना। कराची की अभी भी देखें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, पीपल्स पार्टी ने काम किया है, मगर हमें वो नज़र नहीं आ रहा। अभी भी आप देखें कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन है, 7 इंडस्ट्रियल जोन है कराची के अंदर ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। कराची का अभी भी वो कचरा जो है, अभी भी कचरा जो है वो कहते हैं, मैं कचरा सिटी कहते हैं ना उसको, कि सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। बिजली का देखें माशाल्लाह, हमने देखा कि रमज़ान के अंदर अतीक भाई में मुझे वो करेंगे, सेकंड करेंगे कि हमने बिजली का बुरहान नहीं देखा। नहीं तो आप हमेशा आप यकीन देखते थे कि पिछले दौरों में ये केसी के दौर जब था, जब नहीं प्राइवेटाइज लास्ट ईयर तक भी मतलब बहुत लोड शेडिंग हुई है, इसके मतलब बिजली का जो है काफ़ी कंट्रोल कर लिया बिजली की, उसके पावर जनरेशन के अंदर सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है और वो उसके रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि जो आपने जो कहा कि सिंध बजट में 250 बिलियन रखा है पूरे सिंध के लिए जी, और कराची के लिए उन्होंने मेरे ख्याल से 20 बिलियन रखा, बहुत कम है मेरे हिसाब से ना। 45 और 20 मतलब कराची जैसे शहर जहाँ पे 3 करोड़ की आबादी है, जो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है कि इस पिनट सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन है वो यही है ना कि अतीक साहब के रिजर्वेशन तो ये है ना कि कराची, ये सिंध का बजट जो है उससे खास तौर पे कराची मुतासिर होता है, तो लाजमी सी बात है कि हम उस पर सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और जब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोविंशियल बजट का, तो इनको देखना चाहिए कि कराची सिंध का ही तो एक शहर है और सबसे बड़ा शहर है, और ये वो शहर है कैपिटल ऑफ सिंध का नाम आगे लेकर के जाता है, और ये कैपिटल है सिंध का। इस दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है, इसको इतना डिस्क्रिमिनेट किया है, इतना नेग्लेक्ट किया हुआ है, इसके इतना बुरा हाल किया हुआ है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखिए अभी आप लोग ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, जो मैंने हमेशा एक बात कही है कि हर शहर में, हर बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो हैवोक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। इसका जिक्र हर प्रोग्राम में करना इसलिए ज़रूरी है कि एक इंसान जो अपने घर से काम करने के लिए अपने काम पर आता है, वो इस बेचारा बेदर्दी से और बेइज्जत होकर अपने कामों पे लटक के पहुंचता है, और जब वो उसको सारा दिन ये चिंता खाती रहती है कि उसने वापस शाम को घर भी जाना है, तो वो भी इसी हाल में उसने वापस जाना है। ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कहाँ से हुई हुई है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्यों नहीं काम करी? दूसरी बात, हेल्थ सेक्टर में हमने एड्स के लिए, टीबी के लिए, इसके लिए, उसके लिए हमने ये बजट दे दिया। आपको नजर नहीं आता कि इस प्रोविंस में कितना ज्यादा आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हैं? आपने उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। आपने थैलेसीमिया के लिए कुछ नहीं किया, आपके पास कोई एलोकेशन नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये, मजे की बात है, हेल्थ में सारी बातें करते हैं, टाइमिंग में कम, इसलिए मैं थोड़ा सा वो डिसेबल्ड पर्संस के लिए जो 5% का कोटा था सरकारी इदारों में, उसको भी उन्होंने गबन करके उस पर भी दूसरे लोगों को भर्ती कर दिया, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने या सिनाई कोर्ट ने उस पर नोटिस भी लिए। तो आप हेल्थ में एक टाइम तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे डिसेबल्ड पर्संस जो हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। वो भी, और मैंने आपसे जिक्र किया था कि पोर्ट कंजेशन पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो फिर शहर का ट्रैफिक सही होगा। ये पोर्ट की कंजेशन की वजह से हमारा ट्रैफिक जैम रहता है हर दफ़ा, ये इतनी बड़ी मुश्किल है शहर की, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिंग रोड्स, सर्कल्स, बाईपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, कितना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। कौन बनाएगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर को? आप देखिए शहीद मिलत रोड में पिछले 6 महीने से खोद कर डाला, बुरा हाल है। उसकी 2 अंडरपास नहीं बने, कोई तैयारी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मट्टी उड़ रही है और डंपर खड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये नेग्लेक्शंस कब खत्म होंगे इस शहर के साथ? ये मदरली ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है सिटी के साथ? हम अभी भी फील करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी की बात हो रही है। अच्छा, इसमें माजी की भी सियासत हम मतलब के मोहतरम ठहराएंगे आपने सर? या सिर्फ मौजूदा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रहा है, लेकिन अब ज्यादा नेग्लेक्शन है। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, SRB जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का अदारा है सिंध का, 95% कॉन्ट्रीब्यूशन कराची का बिजनेस कम्युनिटी उसको करती है, और 5% जो है इंटीरियर सिंध करता है। तो आप क्या दे रहे हैं उसके रिटर्न में कराची वालों को? क्या डेवलपमेंट दे रहे हैं? क्या एजुकेशन दी? क्या हेल्थ सेक्टर है? कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसको इलाज नहीं मिलता, इस बेइज्जती से वो घंटों हॉस्पिटलों में खड़ा रहता है, और दवाई भी मिलती है तो उसको पता नहीं कब मिलती है, और वो दवाई इस तरह मिलती है कि वो दवाई जाली दवाई निकलती है। फिर आप मुझसे पूछे क्या हालात है? गरीब तो मर गया, जीने का उसको हक नहीं है। गवर्नमेंट से जो अस्पताल हैं पूरे सिंध में, वो इंक्लूड कराची, क्या है? मैं तो कहता हूँ बिलाल भाई, अगर पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची में, अगर ये फिलॉन्थ्रोपिस्ट ना हो ना, जो बड़े बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट, मैं समझता हूँ कि जो चला रहे हैं अस्पताल, इंडस अस्पताल है, जैसे अतीक साहब जो थैलेसीमिया या काशिफ गल की, अगर ये ना हो
तो आप खुद सोचें कि हमारे पास तो 3 अस्पताल हैं सरकारी, कराची 3 करोड़ की आबादी में आपके पास सिर्फ बासी है, सिविल और जिना है ना, मतलब आप सोचें अगर ये दूसरे अस्पताल ना चलें जो फिलोंथ्रोपी मतलब जो उस पर चलाते हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, नहीं तो आप सोचें कि क्या मतलब इंटरनेशनल से भी लोग आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, सही होती है, बड़े बड़े नाम है। मेरा ख्याल है कि आज हम दोपहर में यही डिस्कस कर रहे थे, देखिए ये बात करना, कराची वो वाहिद शहर है जो सबसे ज्यादा जो है इन कामों में आगे है। ये सलाम है इन एनजीओज को जिन्होंने, और अगर ये ना हो तो हुकूमत तो मेरे ख्याल पे बिल्कुल रोड पे हम लोग निकल नहीं सकेंगे फिर। देखिए अभी आप देखें अभी हम बात कर रहे थे कि महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई हो जाएगी। हाँ, अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना। अभी भी सुना कि 8-10 महीने में 8 लाख अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं लोग ना, ठीक है। ग्रोथ रेट आपने 3.3 रखा है ना, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 1.6 या 1.3 है। देखिए आप टैक्स कब कलेक्शन करते हैं, जब आपकी इंडस्ट्री लगती है ना, इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इंडस्ट्री में जॉब लोगों जॉबलेस हो जाएंगे। अब जॉबलेस होंगे तो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी ना। तो मैं तो समझता हूँ कि इतने टफ टाइम से आगे टैक्स बेस बढ़ाना जरूरी है। मैं तो कौन से भी कहता हूँ कि भाई आप टैक्स दें आप, लेकिन टैक्स तो देना नहीं चाहता ना दानिश में, टैक्स देना नहीं चाहता ना। नहीं, टैक्स बेस बढ़ जाए, कौन देगा टैक्स? आपको हमारी तनख्वाह होती है उसमें से तो टैक्स कट जाता है। चलिए जो तनख्वाहदार तबका वो तो मजबूर है। एक बिजनेसमैन और टैक्समैन के दरमियान एक जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो नहीं है हमारे यहाँ। अगर वो कॉन्फिडेंस का लेवल हो तो हर आदमी टैक्स देने को तैयार। इनडायरेक्टली आप टैक्स नहीं दे रहे, एक मोची भी टैक्स दे रहा है, दूध खरीदते टैक्स दे रहा है, टूथपेस्ट देते टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है, पेट्रोल लेने टैक्स दे रहे हैं। लोग अभी गवर्नमेंट कह रही है कि लोग इनकम टैक्स में आए, मतलब अगर इनकम है, देखिए मैंने अभी कहा ना, शुरू में कहा मैंने कि 80% ब्लैक इकोनॉमी है ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकम टैक्स की जो ग्रोथ आपकी नहीं बढ़ रही है उसमें सबसे बड़ा किरदार एफबीआर का है। अगर आप एफबीआर में एक कानून रखें कि रिश्वत की सजा मौत या रिश्वत की सजा कोई भी सख्त सजा रखें तो शायद कि कुछ हो जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एफबीआर खुद लोगों को टैक्स चोरी के तरीके सिखाती है। बिलाल भाई बेहतर, एक तो ये सरकार ने जो ये SRO 1125 खत्म किया, जिसमें जीरो रेट सेक्टर को खत्म करके हमें दोबारा जो है उसको, मतलब मैं तो 100% एक्सपोर्टर हूँ कि मतलब इंपोर्ट करूंगा तो मैं पहले। आपके एक्सपोर्ट पे तो उन्होंने जीरो रेट खत्म नहीं किया ना, उन्होंने तो लोकल कंजम्पशन पे किया है। सब मैं इंपोर्ट ऐसा नहीं, इंपोर्ट केमिकल इंपोर्ट होगा, कुछ भी होगा, आपने शुरू में देना पड़ेगा आपको, फिर आपको कहते हैं 90 डेज में। पहले जब वादे किए थे कि 60 डेज में देंगे, आज तक अभी ऐसा हुआ है कि मतलब लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज्यादा आएगा। ये देखिए ये, और फिर जब लिक्विडिटी क्रंच आएगा तो एक्सपोर्टर या जो भी बिजनेस में वो बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा तो बैंक आएगा 17% में मैं तैयार हो देने के लिए, 18% पे, 19% पे, मतलब 19% पे। तो एक बात बताइए, ये इंडस्ट्री कैसे लगेगी, जॉब कैसे क्रिएट होंगे? मैं तो समझता हूं हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। मुझे आखिर में बिल्कुल 2 अल्फाज में बता दीजिएगा कि इस बजट से पाकिस्तान की आप विजन क्या देखते हैं 19-20 के फाइनेंशियल ईयर के? बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में बताइए। आई थिंक दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो भी सूरत हाल है वो इतनी इंकरेजिंग नहीं है और इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। एंड दे हैव टू रिविजिट ऑन मैनी थिंग्स, बहुत ज़रूरी। दानिश भाई, आई सेकंड अतीक भाई को मैं सेकंड करूंगा, मगर ये देखिए मासूम टफ डिफिकल्ट टाइम्स और ये है टफ टाइम्स है, मगर ये है कि इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है, बिकॉज देन वी हैव टू गो अगेन टू द डोनर्स ना। अगर हम टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नहीं देंगे या कुछ भी रिविजिट करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है। मगर मैं खुद कहता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम बहुत अच्छी आई है, इसमें भी लोग पैसा, गवर्नमेंट नीड्स मनी, 5.5 ट्रिलियन का जो है कॉन्फिडेंस की बात आ रही है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस होगी तो एमनेस्टी स्कीम कामयाब होगी ना। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब तो ऑनेस्ट आदमी ना, मतलब खान साहब तो सब कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब तो टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट तो लेगी एफबीआर ना। और एफबीआर में जब उसके लोगों के साथ हुए ना, ताजिरों के साथ जो हरासमेंट का केस हुआ, देखिए पूछताछ शुरू हुई, 3 से 4 महीने में डायरेक्शन पता चल जाएगा आपको। चले जी, अल्लाह कह रहे कि आपकी अपनी जो है वो तवक्कुआत जो है वो बहुत बेहतर साबित हो। ये बात है नाज़रीन के तमाम ताजिर इससे डिसहार्टेड हैं। बहुत सारे ताजिर ऐसे भी हैं जो कि इस उम्मीद पे देख रहे हैं कि जो हमारा ख़जाना खाली था तो मौजूदा हुकूमत की जगह कोई भी हुकूमत होती थी शायद वो इसी तरह हद से तनकीद बन रही होती कि बजट जो है वो सख्त है, आम आदमियों के लिए जो है वो ख़राब है। लेकिन बहरहाल बुरा वक्त तो है, मुश्किल वक्त भी है, ये कैसे गुजरेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।